नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, उससे कुछ आगे करने वाले हैं। दूसरी क्लास है ये। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास जरूर देखें। जो इससे फर्स्ट क्लास और हो चुकी है, जो कि आपको देखनी होगी। उसके बाद में ही इस क्लास में आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1 मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल हमने जो भी पढ़ा था उसका एक बार थोड़ा रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि आगे जाने से अच्छा है कि पीछे जो जो भी हमें पढ़ा है वो एक बार हम जरूर देख लें, ठीक है ना। तो कल यही पढ़ा था कि संविधान सभा के बारे में पढ़ा था कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ था उसके बाद में संविधान सभा का गठन करना था। तो सबसे पहले आपको यह भी बताया गया था कि संविधान सभा का सबसे पहले अमेरिका के अंदर ये फिलाडेल्फिया एक सम्मेलन हुआ था। उसके द्वारा ही अमेरिका के अंदर ये सबसे पहले संविधान सभा का एक गठन किया गया था। और पहला विश्व का वही देश है जिसके अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ, क्लास में कुछ दिक्कत आ रही है। देख लेता हूँ क्लास में कुछ। ठीक है, अब सब कुछ बढ़िया है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका के अंदर जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था 1787 के अंदर, तो उसके अंदर ही सबसे पहले अमेरिका के अंदर सबसे पहले संविधान सभा का गठन की ये बात देखने को मिलती है। भारत के अंदर तो सबसे पहले 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले ये मांग की गई थी। किसकी? संविधान सभा की, जो कि स्वराज्य विधेयक के नाम से भी आप, उनकी एक पुस्तक भी है स्वराज विधेयक, जो कि 1895 के अंदर लिखी गई थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहा जाता है। और उसके अलावा आगे चलते हैं तो आपको पता होगा कि 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने ये मांग की थी। और उसके बाद में 1922 के बाद में 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू समिति बनी थी, उसने भी मांग की थी। और मोतीलाल नेहरू के बाद में 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने भी ये मांग उठाई थी। उसके बाद में 1936 का जो अधिवेशन हुआ था तेजपुर, उसमें कांग्रेस ने मांग उठाई थी, वो भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर गठन होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो 1938 वाला हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी इसकी मांग उठाई गई। फिर हमने लॉर्ड लिटिंगो अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा, और फिर सदस्यों की संख्या के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, वो भी तीनों के 3 ब्रिटिश नागरिक ही थे। एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, उसके अलावा 2 और थे, एक एवी अलेक्जेंडर और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये हमने पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम कैबिनेट मिशन के बारे में भी बात को पता कर गया है। और उसके अलावा कैबिनेट मिशन की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि भारतीय संघ का निर्माण होगा, जो देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत से मिलकर बनेगा। संघ के पास में रक्षा, विदेश और संचार की शक्तियां होगी। अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास में होंगे। संविधान सभा का गठन का प्रावधान भी कैबिनेट मिशन के अंदर ही किया गया था। उसके अलावा लगातार हमने उसके बाद में हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में पढ़ा था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। टोटल हमने 389 सदस्य बताए थे।
जिसमें से 292 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों के बताए, 93 देसी रियासतों है, 4 चीफ कमिश्नर। हालांकि 200 चिन्ह भी कहीं कहीं वो 200 चिन्ह इसलिए मिलते हैं, आपने कोई कुछ बोल रहे थे कि 200 चिन्ह कैसे हो गए, तो वो 200 चिन्ह ऐसे हैं कि 4 कमिश्नर वाले उधर जुड़ जाते हैं, तो ब्रिटिश भारत से टोटल 296 हो रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नर प्रांत हमने 9 पढ़े थे। 10 लाख पर जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। प्रतिनिधि 3 समुदाय के आधार पर ही होंगे, एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य। ये 3 हमने कल भी पढ़े थे। और उसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य थे। देसी रियासतों से सभी सदस्य मनोनीत हुए थे, ये भी हमने पढ़ लिया था। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे, ये पढ़ा था। उसके अलावा जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर 208 सीट कांग्रेस लेके आई थी अकेली। मुस्लिम लीग ने 73 सीट लेके आए और 15 सीट जो कि स्वतंत्र थे, निर्दलीय थे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। और उसके अलावा जो ये चुनाव हुआ था, इसके अंदर जो 93 सदस्य जो देसी रियासतों से थे, उन सदस्यों ने भाग ही नहीं लिया था इस चुनाव के अंदर, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा फिर देश का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद में ये सीटें घटकर 389 से 324 रह गई थी। और अभी गवर्नर प्रांतों के अंदर सीटें 232 हो गई, फिर चीफ कमिश्नर 3 हो गई, और देसी राज्यों से ये सीटें 89 हो गई, ठीक है ना। और यहां तक आगे भी पढ़ा था। और ये भी मैंने बता दिया था कि सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से सदस्य थे, और वो भी 55 सदस्य थे। उसके अलावा देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सीटें या सदस्य हैदराबाद से थे, ठीक है। और हैदराबाद में 16 सीट थी, 16 सदस्य नियुक्त होकर आ सकते थे। माउंटबेटन योजना पढ़ा था। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यह भी मैंने कल बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन, जबकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। और माउंटबेटन योजना का नाम बाल्कन प्लान, जून प्लान, डिकीबर्ड योजना, ये सभी इसी एक ही के नाम है। क्लीमेंट एटली, इनके समय जब ये माउंटबेटन योजना भारत आई थी, उस समय लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री, जो कि ब्रिटेन में थे, उन्हीं के निर्देशन में ये भेजा था भारत में माउंटबेटन, ठीक है। और इससे आगे हमें पढ़ना था, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब आज कल से आगे से हम ले रहे हैं, ठीक है ना, कल के आगे। आज है भारत शासन अधिनियम 8। भारत शासन अधिनियम कौन सा वाला? 1943 वाला, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1943। थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं अभी, क्योंकि टॉपिक सही से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो ये 1947 का जो अधिनियम है, ये माउंटबेटन योजना के अनुरूप ही ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। कब पास किया गया? तो यहां लिख लेते हैं, पारित। तो पारित है ये, डेट क्या है? 18 जुलाई 1947। डेट याद रखें, पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और ब्रिटिश संसद के निर्देशन में हुआ था, और माउंटबेटन योजना के निर्देशन में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें थी, तो वो अब विस्तार से पढ़ने वाले हैं। 7 बातें हैं लगभग। तो आप, ये मैंने कल भी बताया था, और आज वापस बता रहे हैं कि 15 अगस्त तक 2 अधिराज्य डोमिनियन स्टेट स्थापित होंगे, जो कि 2 होंगे। एक तो भारत हो जाएगा अलग से, और एक हो जाएगा कौन सा? पाकिस्तान। तो 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे। एक तो भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। इस अधिनियम की पहली ही जो मुख्य बात थी कि 2 डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया जाएगा, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात यह थी कि जो वायसराय का जो पद है वो
वायसराय का पद और एक भारत मंत्री का पद था, जो कि भारत मंत्री का पद था, इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक तो वायसराय और भारत मंत्री का पद था ना, समाप्त कर लिया, इसी अधिनियम के द्वारा ये कर दिया गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वायसराय और भारत मंत्री जो पद था उन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो ये वायसराय का पद तो समाप्त कर लिया गया, लेकिन वायसराय की जगह एक नया पद आ गया, जिसे गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया गया था। ठीक है ना, पद सर्जन कर दिया गया। ठीक है, सर्जन कर दिया या स्थापित कर दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो पहला, दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। वायसराय और भारत मंत्री का जो पद था उनको समाप्त कर दिया गया था। वायसराय की जगह गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया गया था। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, जो नियुक्ति उस समय राज्य की जो कैबिनेट सिफारिश करेगी, और सिफारिश के आधार पर ही ब्रिटिश ताज करेगा। ठीक है ना, ब्रिटिश ताज करेगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और थी, वो थी रियासतें स्वतंत्र थी। ठीक है ना, रियासतें स्वतंत्र थी, वो चाहे तो भारत में मिल सके या फिर पाकिस्तान में मिल सकती थी। रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिल सकती थी। ठीक है, चार बातें हैं, तीन बातें और हैं, वो अगले पेज पे हम देख लेते हैं। दो डोमिनियन स्टेट का निर्माण होगा, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। वायसराय और भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय की जगह अब गवर्नर जनरल का पद एक नया पद बना दिया था। आपको बता दें, जो प्रथम अब गवर्नर जनरल आगे बनने वाले हैं वो माउंटबेटन साहब बनेंगे, जो प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक है ना, और रियासतें जो 93 रियासतें थी उनको यह अधिकार दिया गया, आप चाहे तो भारत में मिल जाए, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया, और उसके साथ में ही एक आपने नाम सुना होगा, सर रेडक्लिफ। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट है, सर रेडक्लिफ है ना। रेडक्लिफ को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप क्या करेंगे, पंजाब और बंगाल का सीमा का निर्धारण करेंगे, क्योंकि वहां पर दंगे सबसे ज्यादा वहीं पर फैल रहे थे। ठीक है ना, एक तो पंजाब और एक बंगाल में सीमा निर्धारण यह सीमा निर्धारण यहीं पर क्यों, क्योंकि आपको पता होगा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय सबसे ज्यादा दंगे अगर माने तो यहीं पर था। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ये प्रभावित क्षेत्र था भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय। अब अगले 6 नंबर पॉइंट पर अब कौन सा रहा है, जब तक ये नया संविधान का न बन जाए तब तक जो शासन व्यवस्था तो चालू रहनी चाहिए ना, और वो किसके आधार पर रहेगी, तो आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, और ये कौन सा था, 1935। जब तक संविधान सभा द्वारा दोनों देशों के लिए अलग अलग अपना अपना संविधान तैयार नहीं कर दिया जाता, तब तक देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही सुचारू रूप से चालू रहेगी। उसके अलावा यह भी बात बता दी गई कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी। सातवीं बात इसमें ऐड ये कर लीजिएगा, अलग अलग संविधान सभा का गठन। 7वें नंबर पॉइंट पर आप ध्यान रहे कि दोनों देशों के लिए अपने अपने अलग अलग संविधान सभा का गठन करेंगे। ये 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ये 7 पॉइंट ही आपके किस अधिनियम के अंदर है,
महत्वपूर्ण है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा यह पारित किया गया माउंटबेटन योजना के निर्देशन में। और इसमें एक बात ये लिख रखी है कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। वायसराय और भारत मंत्री का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। जो वायसराय का पद है उसकी जगह अब नया पद आ जाएगा, गवर्नर जनरल पद का सर्जन किया जाएगा। और उस राज्य की कैबिनेट जो सिफारिश करेगी उसी को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और 4 नंबर पॉइंट, रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वो स्वतंत्र है, या तो भारत में मिल जाए या फिर पाकिस्तान में मिल सकती हैं। और रेड क्लिफ साहब को, जो रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ ब्राउन थे, उनको पंजाब और बंगाल के अंदर सीमा का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है। उसके अलावा जब तक भारत और पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण न हो जाए तब तक ये आपका किससे चलेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही यहां पर शासन व्यवस्था चलती रहेगी। और दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का क्या हो जाएगा, गठन करना होगा। और अब देखिए मैं आपको यह बता देता हूं, अब 15 अगस्त 1947 को आप सबको पता है देश आजाद हो गया। और उसी दिन से लॉर्ड माउंटबेटन, नाम देख लीजिएगा, ये यहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन साहब को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था और प्रथम प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है ना। अब यहां तक तो आपने पढ़ लिया है। अब इससे आगे चलते हैं और इसके आगे हम पढ़ते हैं। और आपने एक 12वीं क्लास में आ रखा है, जो भी बुक चलती है 12वीं क्लास में, उसमें एक आ रखा है ना, वो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात या फिर भेंट, वो भी प्रसिद्ध भाषण जो कि 15 अगस्त 1947 के को दिया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको ये भी याद रहे। ठीक है ना। उसके अलावा आपको एक ये बात भी ध्यान रखनी है कि 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950 तक भारत एक औपनिवेशिक राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि डोमिनियन स्टेट भारत कब से कब तक रहा था, तो ये आप यहां लिख लेना। ठीक है। औपनिवेशिक राज्य। ठीक है ना। कब से कब, 15 अगस्त 1947 से कब तक रहा, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हो रहा है, क्या यहां पर पूरा संविधान लागू हो रहा है। ठीक है। यहां पर गणतंत्र बन रहा है। ठीक है ना, इसलिए। ठीक है। और वो भाषण अगर आप लिखना चाहें, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाषण आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, वो भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट के बारे में मैं आपको काफी कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि डेटें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ के यहाँ याद हो जाए। ठीक है। अब हम एक बार पूरी की पूरी तारीखें वगैरह देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले एक 9 दिसंबर आती है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट तारीख है 11 दिसंबर 1946। उसके बाद में है 13 दिसंबर 1946। उसके बाद में है 22 जनवरी 1947। उसके बाद में है 22 जुलाई 1947। उसके बाद में है
24 जनवरी 1950। उसके बाद में 26 जनवरी 1950। कुछ और तारीखें हैं भाई, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ दिखाई देता होगा आपको। 26 जनवरी हो गए, एक है 26 नवंबर, ठीक है। उसके अलावा 25 जून भी आप याद रखना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 है, ठीक है ना। और ये तो वर्तमान में अभी पिछले साल ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखें ये तारीखें हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इन तारीखों में से आता है। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, तो संविधान सभा की जो है वो प्रथम बैठक हुई थी भाई, ठीक है ना। प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यहां पर तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक, ठीक है। एक बार मोटा मोटा देख लें, आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 13 दिसंबर को यहां चौथी हुई थी, और यहां पर अगले ये 5वीं बैठक है। अब मैं आपको बता दूं 5वीं बैठक है ये। पहली बैठक इंपोर्टेंट क्यों है कि 9 दिसंबर 1940 को ही पहली बैठक के अंदर आपने सुना होगा, डॉक्टर नाम है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कहीं कहीं सभापति का नाम भी लिखा आ रहा है, तो सभापति चुना गया या फिर अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और ये किस आधार पर चुना गया, तो ये वरिष्ठतम के हिसाब से चुना गया था, जो सबसे वरिष्ठतम थे उन्हीं को बना दिया गया था। तो 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसका, संविधान सभा का, ठीक है। और 11 दिसंबर 1940 को ही तीसरी बैठक होती है, हालांकि 10 दिसंबर को दूसरी बैठक भी होती हुई, लेकिन आपको ये तीसरी बैठक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ही स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, जिनका नाम है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फिर बाद में देश के फर्स्ट राष्ट्रपति भी बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे, और यहां पर सचिदानंद सिन्हा, यहां पर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू। यहां पर जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज आप उद्देशिका देखते हैं ना, प्रस्तावना देखते हैं, चाहे उद्देशिका नाम सुना होगा कि प्रस्तावना कोई उद्देश्य बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को 5वीं बैठक के में ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 22 जनवरी को पास हो गया था, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था, ठीक है। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को क्या होता, तो आज का आप तिरंगा देखते हैं ना, आज का जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसको पहली बार यहां पर स्वीकार कर लिया था, तिरंगा। अगली डेट है 24 जनवरी 1950। यह डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है भी, क्यों, क्योंकि यहां पर 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। और यह एक तो अंतिम बैठक है, अंतिम बैठक और क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है यहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान, इन सबको भी यहां पर स्वीकार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1950 ये कौन सी डेट है, और ये कहां पर क्या हुआ था, तो यहां पर 26 जनवरी 1950 को एक तो संविधान लागू, आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा संविधान लागू, ठीक है। पूरा संविधान इसलिए है कि कुछ संविधान का हिस्सा पहले भी लागू हो चुका था, क्योंकि 16 अनुच्छेद पहला लागू हो चुका था, बाकी वाला
26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 ही इंपॉर्टेंट क्यों? तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1950 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में एक अधिवेशन होता है जो कि 1930 के आसपास होता है, और उस अधिवेशन के रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहरा दिया गया था, और उसी के याद में भी यहाँ पर पूरा संविधान लागू किया गया। और फिर ये वर्तमान में भी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, और भारत गणतंत्र कब बना तो भी 26 जनवरी 1950 ही आएगा। अब 26 नवंबर 1949 क्या है? तो इस दिन क्या हुआ? तो संविधान है वो उसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना, 3 शब्द आते हैं, अंगीकृत, आत्मार्पित और समर्पित। ये तीनों अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। यहाँ पर टोटल लगभग 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, और 25 जून इंपोर्टेंट क्यों है? तो ये संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है। थोड़ा दिन पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, और पहले से ये नहीं था, क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, और उसी के एवज में ये मनाना स्टार्ट हुआ। 26 नवंबर को 2015 से पहले 26 नवंबर को 2015 से पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की याद में। ठीक है ना, संविधान दिवस भाई इंपॉर्टेंट है, पूरा की पूरा ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन ही जाता है। आप देखिए वापस, मैं पूरा वापस बता रहा हूं क्योंकि कुछ इधर उधर हो सकता है। आप देखिए, पहले डेट है, नंबर 1 डेट है 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को ही भारत के संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इसी दिन संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको चुन लिया गया था। और ये वरिष्ठतम सदस्य चुनने की परंपरा किस देश से देख के हमने किया था? तो ये फ्रांस में ऐसा हुआ था, इसलिए हमने वहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके अलावा यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर चुना गया था। ठीक है, उसके बाद में जब दूसरी बैठक 10 दिसंबर को होती है, लेकिन तीसरी बैठक इंपॉर्टेंट है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर वाली बैठक को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया था। ठीक है, और उसे अगली हुई थी, लेकिन हमने 5वीं बैठक के अंदर जब 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, और 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा गया, और यह वही उद्देश्य प्रस्ताव है, उसी को आधार बनाकर फिर बाद में यह प्रस्तावना जो बनी है। ठीक है ना, और यह प्रस्तावना वही है। ठीक है ना, क्योंकि उसका संविधान का पूरा स्वरूप हमें पता चलता है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव को सामने रखा गया, और वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। उसके बाद में जब ये तारीख आई 22 जुलाई, तो आज का जो तिरंगा है या फिर राष्ट्र ध्वज है, इसको स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और इस दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को दिन कुछ अनुच्छेद ही लागू हुए थे, लेकिन पूरा संविधान यहां पर लागू हुआ था। ये यहां पर लागू करने का एक कारण वो भी था जो कि 1930 के अंदर हमने लाहौर अधिवेशन के अंदर रावी नदी के तट पर पहली बार हमने तिरंगा फहरा दिया था, उसके याद में भी ये हुआ था। ठीक है ना, तो एक कारण ये भी था, ये भी आप ध्यान रखें। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जो आज की प्रस्तावना उसको भी अंगीकृत कर लिया गया था। वही प्रस्तावना के अंदर लिख लिया गया था, लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था। और संविधान दिवस अभी मनाते आ रहे हैं, पहले विधि दिवस मना रहे थे, लेकिन 2015 के बाद में 125वीं जयंती थी अम्बेडकर साहब की, तो उसके बाद से हम इनको संविधान दिवस के रूप में मना रहे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मना रहे। बस ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। और अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं।
अब देखिए, संविधान सभा के अंदर मैंने कल ही बताया था कि कितनी बैठकें हुई थी। तो बैठक तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है आपको संविधान सभा के मैंने सदस्य बता दिए, और सदस्य आपको ध्यान रखना है 389 सदस्य है भाई, 389 सदस्य आपको ध्यान रखना है। टोटल 389 सदस्य थे, और भारत पाक बंटवारे के बाद में ये सदस्य संख्या रह गई थी 324 रह गई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और उस दिन तक जो लास्ट में जितने सदस्य बचे थे वो 284 सदस्य थे, और 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके अलावा संविधान सभा के जो 3 वाचन भी हुए थे, 3 वाचन हुए थे, और प्रथम जो अंतिम वाचन है वो आप सबको पता होगा, अभी मैंने डेट लिखी थी, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, और ये ठीक है। उसके अलावा प्रथम वाचन देखिए 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन होता है, 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट होता है, 4 नवंबर 1948, और ये 9 नवंबर 1948 तक चलता है। ठीक है ना, तो आप लिखिए कुल वाचन 3 हुए थे। ठीक है ना, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। और इसके प्रथम वाचन, सेकेंड वाचन और थर्ड वाचन। ठीक है, ये हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ये प्रथम वाचन चला था। सेकेंड नंबर वाचन है वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सेकंड नंबर वाला वाचन है, 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये सेकंड वाचन चला था। टोटल 3 वाचन हुए थे। अब थर्ड नंबर वाला वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक 3 वाचन हुए थे। टोटल 3 वाचन है। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ये 4 से स्टार्ट हुआ, 4-5 दिन चला। ठीक है ना, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, दोनों 1948 याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, सेकंड वाला वाचन 15 नवंबर से स्टार्ट हो गया 1948, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और थर्ड वाला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ये सबसे लंबा चला भाई। ठीक है ना, ये सबसे लंबा चला। ठीक है ना, सेकंड वाला सबसे लंबा चला, आपको खुद को ही दिखाई दे रहा है ना। ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लंबा चला, 14 नवंबर से ये 26 नवंबर तक। ठीक है, ये सबसे कम हो सकता है। हाँ, ये कम है सबसे, ये सबसे कम है, ये कम और ये सबसे ज्यादा। तीनों वाचन आप सबको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीनों वाचन सबको पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ मोटे मोटे संविधान के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपको बता दें, मूल संविधान के अंदर, अब देखिए, जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर कितने भाग थे? मूल संविधान के अंदर कितने भाग थे? तो 22 भाग। ठीक है, 22 भाग थे। सूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, और 395 अनुच्छेद। ठीक है ना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। अब एक जगह चेंजिंग आया है, और वो चेंजिंग ये है, वर्तमान के अंदर
वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कौन बताएगा? आप में से कोई बता सकते हैं अभी? वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है, वो आपके 12 है, ये याद रखना, जबकि मूल संविधान के अंदर ये संख्या 8 थी। ठीक है, अभी वर्तमान में ये संख्या 12 हो गई है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ था, उस समय मैंने पहले भी आपको बताया था 16 अनुच्छेद लगभग लागू हो गए थे। 15 अनुच्छेद थे और एक 394 करके एक और अनुच्छेद था, टोटल 395 थे ना, तो 394 वाला भी साथ में लागू हो गया था। तो टोटल 16 अनुच्छेद थे। अब टोटल 16 अनुच्छेद में से नागरिकता से संबंधित था, राष्ट्रपति से एक शपथ से संबंधित एक अनुच्छेद होता था, जो 60 नंबर अनुच्छेद होता ना, 16, वो भी लागू हो गया था। उसके अलावा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वो भी पहले लागू हो गया था, अनुच्छेद 324 भी लागू हो गया था। और तदर्थ संसद, ये वाला 379 भी लागू हो गया था। और उसके अलावा कुछ और थे, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध भी लागू हुए थे। अब देखिए ये ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है, बार बार कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अंदर टोटल महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा के अंदर टोटल महिलाएं कितनी थी? महिलाएं संविधान सभा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको एकदम सही आंसर बताना है कि यहां पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये संख्या 15 थी। लेकिन प्रथम बैठक में शामिल कितनी हुई थी? तो 9 हुई थी। ठीक है, प्रथम बैठक में 9 शामिल हुई थी, लेकिन टोटल महिलाएं की संख्या 15 थी। लेकिन एक बात आप कंफ्यूजन होते हैं कि संविधान लागू हुआ 26 नवंबर जो 1949 है, इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? अनुच्छेद लागू, ये प्रश्न बार बार जब प्रश्न आता है तब कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को? तो ये 16। अनुच्छेद लागू हुए थे, ये आप विशेष तौर से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, 15 तो महिलाएं थी और 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। मैंने पहले भी बोला था ना कि हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा से संबंधित एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है ना, जितने दिन चल सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है ना, जितना हो सके हम पूरा ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि संविधान सभा के अंदर जो सबसे ज्यादा सदस्य उपस्थिति है वो मद्रास प्रांत की थी। मद्रास प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य उपस्थित हुए थे, वो भी प्रथम बैठक में। महिलाएं प्रथम बैठक में 9 ही शामिल हुई थी, जबकि मद्रास प्रांत से सबसे ज्यादा उस दिन प्रथम बैठक के अंदर मद्रास प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य शामिल हुए थे। लेकिन अगर सदस्य संख्या पूछे तो सबसे ज्यादा संख्या संयुक्त प्रांत की थी। प्रथम बैठक में सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रांत से थी? तो मद्रास प्रांत से। ये अलग अलग प्रश्न है, ज्यादा ही आंकड़े हैं, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाकर ही पढ़े, कोशिश करें, याद होगा। याद बार बार पढ़ने से याद जरूर होगा। ठीक है ना। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 394, मैंने अभी बताया था कि 15 अनुच्छेद और एक अनुच्छेद 394 नंबर था, ये भाग 22 के अनुसार है था। और 394 में टोटल कुछ और अनुच्छेद भी साथ में थे, वो भी लागू हो गए। अलग अलग मैंने बताया, कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, और ये 26 नवंबर 1949 को। ये आप ध्यान रखना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो 301 में बात बताना भूल गया आपको, अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 300 जो आप बताते हैं ना कि भारत का संविधान इस, तो वो
393 नंबर अनुच्छेद के अंदर लिख रखा है भारत, इस संविधान का संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान होगा। यह बात आप ध्यान रखना, जो 393 नंबर अनुच्छेद, ठीक है ना, 393 नंबर अनुच्छेद के अंदर यह बात लिख रखी है, क्या लिख रखी है, भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम, और वो क्या होगा, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। क्योंकि अक्सर पसंद कंफ्यूजन वाला जाता है, अब पूछ ले कि भारत का संविधान ये नाम कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है, तो 393, ठीक है। अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या 15 थी, प्रथम बैठक में 9, और अनुच्छेद कितने लागू होते, 16 अनुच्छेद। ये बात सबको पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा 394 में तो ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है, बस 394 भी आप याद रखना चाहिए, तो आप याद, अरे सॉरी, सॉरी, ये हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया, ठीक है, या मैं लिख लेता हूं, एक बार वापस लिख लेता हूं। 16 क्या था, 26 नवंबर 1949 लागू, ठीक है, ये आप याद रखना। यहां पर लिखा था मैंने 393 के अंदर भारत का संविधान, ठीक है, ये चीजें लिखी थी मैंने यहां पर। और अनुच्छेद नंबर 394 के अंदर क्या लिख रखा है, तो 394 के अंदर यही लिख रखा है कि लागू होने की तिथि जो 26 जनवरी लागू होने की तिथि, में लागू होने की तिथि लिखी हुई थी, तिथि का उल्लेख है, और वो सबको पता है तिथि क्या थी, 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। 394 में तो लागू होने की तिथि का उल्लेख है, 393 के अंदर भारत का संविधान, इसका उल्लेख कर रखा है, ये लिख कहाँ रखा है, तो 393 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक अनुच्छेद और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। एक अनुच्छेद और है, और उसका नाम है 394 ए। 394 ए ये बाद में जोड़ा गया था भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 394 ए ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनेगी, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, ये प्राधिकार, ये अधिकार दिया गया कि वो संविधान को हिंदी भाषा में क्या कराए, अनुवाद कराए। संविधान का है वो हिंदी भाषा में अनुवाद कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई, ये दी गई राष्ट्रपति साहब को, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदय को दी गई। ठीक है, और आज के लिए तो कितना टाइम, काफी टाइम हो गया होगा, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बाकी वाला हम कल देखेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सबसे पहले भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको पारित कब किया गया, 18 जुलाई 1947 को। क्या बातें थी इसकी मुख्य, तो इसकी बातें प्रथम बात तो यही है कि भारत और पाक दो डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया जाएगा या फिर बनाए जाएंगे,
वायसराय और भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया जाएगा। वायसराय की जगह गवर्नर जनरल का पद सृजन किया जाएगा। और जितने भी देसी रियासतें थी उनको यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, वो चाहे तो भारत में मिल जाए। ठीक है। उसके अलावा सर रेड क्लिफ ब्राउन, इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप पंजाब और बंगाल में जाइएगा और वहां पर सीमा का निर्धारण आपको करना होगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वो प्रभावित एरिया था जिसमें विभाजन हुआ था, वहां पर सबसे ज्यादा दंगे वगैरह फैले हुए थे। भारत शासन अधिनियम जब तक नया संविधान सभा या संविधान का गठन नहीं कर दिया जाए तब तक भारत शासन अधिनियम से ही व्यवस्था चलती रहेगी। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन करना होगा। और यह जानकारी आप ले लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को प्रथम गवर्नर जनरल बने और प्रथम प्रधानमंत्री आप सबको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ये तारीखें इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी होगी। 9 दिसंबर, मैंने पहले ही बताया, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इसी प्रथम बैठक के अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ही क्या बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाने की यह परंपरा हमने फ्रांस से ली थी। उसके बाद में 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और इसके अलावा 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया था और उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाके 22 जनवरी 1947 को पास करवा दिया गया था। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था संविधान सभा के सामने। 22 जुलाई 1947 को ही क्या हो गया था, तिरंगा को स्वीकार कर लिया गया था, जो आज का आप देखते हो राष्ट्रीय ध्वज, इसको स्वीकार कर लिया था। 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक थी और इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी कि 16 अनुच्छेद वहां पर लागू हो गए थे। 25 जून जो अभी वर्तमान में हाल ही में ही संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है पिछले साल से ही, ठीक है ना, ये हो गया। उसके अलावा संविधान सभा के अगर वाचन पूछे तो टोटल वाचन 3 वाचन हुए थे और प्रथम वाचन जो कि सबसे कम अवधि तक चला था और यह वाचन तारीख आप याद रख सकते हैं 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड वाचन जो उसकी सबसे लंबी अवधि तक भी चला था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तृतीय वाचन जो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 तक ये चला था। तीनों वाचन की तारीख याद रखिएगा, कहीं कहीं बार मिलान वाले क्वेश्चन वो मैच करवाता है, ठीक है ना। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, वहां दोनों 48 है, या दोनों 49 से याद रख लेना, ठीक है ना। प्रथम में दोनों 48, थर्ड में दोनों 49, एक में चेंज है। अगला, मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। उसके अलावा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान सभा के अंदर जो महिलाओं की संख्या है भाई, यहां पर महिलाएं शब्द कट गया है, वापस मैं लिख लेता हूं। महिलाएं संविधान सभा के अंदर कितनी थी, तो ये 15 थी टोटल। प्रथम बैठक के अंदर 9 महिलाएं शामिल हुई थी। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो ये 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। भारत का संविधान, ये शब्द 393 नंबर अनुच्छेद में लिख रखा है। 394 में लागू होने की तिथि का उल्लेख है जो कि 26 जनवरी 1950 है, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया था जो कि 58वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 के अंदर ही 394 ए जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन? 58वां संशोधन, ठीक है ना। 58वां संशोधन कब जोड़ा गया था, तो 1987 है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो संविधान सभा या फिर राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होगी जो इसका संविधान का है वो एक हिंदी भाषा में एक प्रतिलिपि का अनुवाद करवाए, उसका प्रकाशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। कल और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आगे वाला कल देखेंगे और पूरा डिटेल से जानकारी लेने वाला है संविधान सभा को, फिर आपको कहीं बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।